नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की जो भी पुरानी व नई पुस्तकें चल रही थी उनका वन लाइनर अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों ये बुक है वो सामाजिक विज्ञान की है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है जो 2019-20 में चलती थी। तो दोस्तों प्रथम क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई पूछे तो आपको हो जाएगी 8,848 मीटर। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है कौन सा मंडल कहलाता है, वो कहलाता है आपके जैव मंडल। पृथ्वी की ठोस सतह को हम किस मंडल के नाम से जानते हैं, स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर जीवन का निर्माण किन मंडलों के एक दूसरे के संपर्क में आने से हुआ है। तो दोस्तों स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल तीनों मंडल है वो अंतर संबंध होके आपके जीव मंडल का निर्माण करते हैं। अगला है, क्या समग्र पृथ्वी पर जीव मंडल विद्यमान है या नहीं। तो दोस्तों नहीं है। सर्वाधिक तापमान पृथ्वी के किस अक्षांश पर रहता है। तो दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर सर्वाधिक आपके तापमान रहता है। तापमान को मापने की इकाई पूछे तो सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट है, यानी तापमापी यंत्र का क्या नाम है, थर्मोमीटर है। धरातल से 100 मंडल में ऊपर की ओर जाने पर औसत प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर कितनी डिग्री तापमान कम होता है। तो दोस्तों 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। यानी धरातल से नीचे जाने पर तो प्रति 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। यानी ऊपर जाएंगे 100 मंडल से ऊपर जाने पर औसतन 165 पे तो आपके 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 सेंटीग्रेड डिग्री कम हो जाएगा। और धरातल के नीचे यदि गहराई में प्रति 32 मीटर जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब किस भाग पर होता है। तो दोस्तों समुद्र तल पर। ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। वायुमंडल में विद्यमान गैसों का प्रतिशत हमें पूछे तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, उसके बाद में ऑर्गन है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम और क्रिप्टॉन है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला है वायुमंडलीय गैसों तथा धूल कणों से होने वाले वर्णात्मक प्रकीर्णन से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो किस कारण से, वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। धूल कणों से होने वाले वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। वायुदाब मापने का यदि यंत्र पूछे तो वो आपके बैरोमीटर होगा। वायुदाब मापने की इकाई पूछे वो मिलीबार होगी। वायु की दिशा ज्ञात करने का यंत्र दिक्सूचक यंत्र। वायु की गति मापने का यंत्र एनीमोमीटर होगा। अगला है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से कम होता है, यह कथन सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों कथन सत्य है। यानी वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से क्या होता है, कम होता है। ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु दाब क्या होगा, वायु दाब घटेगा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है जिससे वहां निम्न वायुदाब बनता है, यह कथन सत्य है क्या। तो दोस्तों ये कथन क्या है, सत्य है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है जिससे वहां निम्न वायुदाब हो जाता है। इसी कारण है वो पवनें हैं वो आपके निम्न वायुदाब की तरफ आकर्षित होती है। वर्षा वाली। अगला है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कि दिए गए कथन पूर्णतः सत्य है या असत्य, चयन करना है। तो दोस्तों ठंडी वायु भरी होने के कारण धरातल के पास ही बनी रहती है जिससे उच्च वायुदाब बना होता है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा तो निम्न वायुदाब होगा, निम्न वायुदाब होगा तो निम्न वायुदाब यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती रहेगी। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। याद रखेंगे। स्थायी प्रकार की पवनें, तो दोस्तों व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें हैं, स्थायी पवनें हैं। तो दोस्तों स्थायी पवनें कौन सी है, ये पवनें वर्ष भर एक ही निश्चित दिशा में चलती है, इन्हें स्थायी पवनें कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, इसे फेरेल का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होकर मुड़ जाती है, उसे क्या कहते, कौन सा नियम कहते हैं, फेरेल का नियम कहा जाता है। ये दोस्तों वायुदाब पेटियां हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना कि डोल्ड्रम वाला क्षेत्र कहाँ पे है, अश्व अक्षांश कहाँ पे है
और पछवा पवनें कौन से अक्षांश के बीच चलती है, ये आप जरूर ध्यान रखना। अगला है दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनों को 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता 40सा, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड 50सा और 60 डिग्री पर चीखता 60 के नाम से जाना जाता है। पछवा पवनों को 40 पे गरजता 40, 5 पे प्रचंड 50सा, 60 पे चीखता 60। विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तो तुर्की की वोन झील है। ये दोस्तों जो वीडियो है ये 3 या 4 बुक का वीडियो होगा तो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप इसे 2 की स्पीड से ज़रूर देखें। अगला है मानसूनी पवनें जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, ये मुख्यतः किस प्रकार की पवनें हैं, तो सामयिक या मौसमी पवनें हैं। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष भर या दिन के किसी विशेष समय चलने वाली पवनों को हम किस नाम से जानते हैं, स्थानीय पवनें कहते हैं। अगला है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले गर्म पवनों को लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। इसी प्रकार रोकी पर्वत क्षेत्र में चिनूक और यूरोप में फोन या मिस्ट्रिल आदि किस प्रकार की पवनें हैं, स्थानीय पवनें हैं। पूछा जा सकता है कि चिनूक पवनें रोकी पर्वत पर चलती है और फोन व मिस्ट्रिल यूरोपीय क्षेत्र में चलती है। वायुमंडल से जल की बूंदों को पृथ्वी की ओर आकर्षित करने का कार्य कौन करता है, तो दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। चक्रवात के बारे में है, तो दोस्तों चक्रवात के संबंध में कुछ तथ्य दे रखे हैं, प्रश्न में वर्णित किया। इस अगर कोई असत्य कथन हो तो उसे पृथक कीजिए। तो दोस्तों चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं। इसमें असत्य कथन हो तो उसे पृथक करना है, तो ये कथन असत्य है, बाकी कथन क्या है इसमें सत्य होंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। अगला है तटीय प्रदेशों में रात्रि में चलने वाले स्थल समीर और दिन में चलने वाले समुद्री समीर किस प्रकार के पवनों, मौसमी पवनों के उदाहरण हैं। अब प्रति चक्रवात क्या है, तो दोस्तों हवाओं के द्वारा निर्मित वृत्ताकार या अंडाकार या लहरनुमा आकार जिसके मध्य में उच्च वायुदाब, यहाँ मध्य में उच्च वायुदाब और परिधि की ओर निम्न वायुदाब, यहाँ पे निम्न वायुदाब, यहाँ पे उच्च वायुदाब होता है। इसे भूगोल की भाषा में क्या कहेंगे, प्रति चक्रवात कहेंगे। यानी मायने तो काई रहणु ज्यादा वायुदाब रहणु मध्य में तो, और बाहरली साइड काई रहणु अपरिधि है ना, अपरिधि परिधि के करने तो रहणु कम, मायने रहणु अट रहणु ज्यादा, अट रहणु कम। तो इनका किया करा प्रति चक्रवात किया करा। प्रति चक्रवात के बारे में तो दोस्तों इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है, तो कथन क्या है, सत्य है। वर्षा कितने प्रकार की होती है, तो वर्षा दोस्तों स्वहन्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवर्ती वर्षा 3 प्रकार की। चक्रवात है उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में इस चक्रवात या साइक्लोन नाम दिया गया है, यूएसए में हेरिकेन, मेक्सिको और कैरिबियन सागर में टोर्नोड और चीन में जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विलीज नाम दिया गया है। अगला है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा गया है, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान में हमारे सरकार का स्वरूप किस प्रकार का, संसदीय या लोकतंत्रात्मक। अगला है राष्ट्रपति के बारे में, तो दोस्तों असत्य कथन में यानी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। निम्न सभी कूट सकते हैं, कोई कूट असंगत भी है, तो असंगत हमें पहचानना है। तो दोस्तों इसमें गे वाला है वो सही नहीं है। लेनी लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर पीएम या की आकस्मिक मृत्यु होने पर राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से पीएम की नियुक्ति करता है, राइट है। संसद में विश्वास मत न होने पर मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है, सही है। मंत्रिमंडल में अपना बहुमत यदि खो दिया है तो लोकसभा को भी भंग कर सकता है राष्ट्रपति। अगला है मंत्रिमंडल में अपनी स्वेच्छा से मंत्रियों का चयन, तो इसमें नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री की सलाह लेनी पड़ती है। यानी प्रधानमंत्री उन्हें लिस्ट देता है, फिर वो उन्हें ही नियुक्त करता है। यानी राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। भारत में संसदीय लोकतंत्र होने के कारण प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में शासन का वास्तविक प्रमुख किसे कहा गया है, पीएम को कहा गया है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, वर्णित है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की हेल्प के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। प्रधानमंत्री
संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। ये कथन सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों ये कथन क्या है? सत्य है। प्रधानमंत्री सदन के दोनों सदनों में से एक का सदस्य हो सकता है, और यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से, लेकिन उसे होना जरूरी है कोई से भी सदन का। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का क्या होता है? मुखिया होता है। ये भी सही है। अगला है, प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है। ये अनुच्छेद कहा गया, अनुच्छेद 85 में कहा गया। ये सत्य है। लोकसभा के लिए कितना कार्यकाल निश्चित है? 5 वर्ष। लोकसभा के अंतिम सत्र या नई लोकसभा के गठन के मध्य कितने माह से अधिक अंतराल नहीं हो सकता? 6 माह से। अगला है, चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा मतदान आरंभ होने के कितने घंटे पूर्व चुनाव प्रचार अभियान समाप्त करना होता है? तो 48 घंटे पूर्व। अगला है, किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा पीठासीन अधिकारी व अन्य मतदाता अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा। किसी भी मतदान केंद्र पर कितने क्रम का मतदान अधिकारी मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है? मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी होता है, तो प्रथम मतदान अधिकारी। अगला है, कौन से क्रम का मतदान अधिकारी अमिट शाही का प्रभारी होता है और मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करता है और अमिट शाही का निशान लगाता है? वो आपके द्वितीय मतदान अधिकारी। अगला है, मतदान केंद्र पर कौन से क्रम का मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे निशान को लेकर मतदाता पर्ची जारी करता है? वो है द्वितीय मतदान अधिकारी। यानी यही अमिट शाही लगाता है, यही पर्ची जारी करता है। अगला है, किसी मतदान केंद्र पर कौन सा मतदान अधिकारी ईवीएम की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है? तो तृतीय मतदान या पीठासीन अधिकारी होता है संयुक्त रूप से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 324। भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यीय का निकाय है? तो दोस्तों 3 सदस्यीय, यानी 3 सदस्यीय निकाय है, और राज्य चुनाव आयोग है 1 सदस्यीय निकाय है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है? सही है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। याद रखना, कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होता है चयनित। याद रखना दोस्तों, क्या होता है? चयनित होता है। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम पूरे राज्य में कब लागू हुआ? तो दोस्तों अगस्त 2012 में लागू हुआ था। ये भी आप याद रखना। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चुनाव कौन संपन्न करवाता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग। स्थानीय स्वशासन के चुनाव किसके द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी राज्य निर्वाचन आयोग की जुलाई 1994 में। निर्वाचन आयोग के द्वारा सामान्यतः जिला प्रशासन के किस अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है? तो संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को। अगला आरबीआई के बारे में है दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण पूछे तो दोस्तों 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। आरबीआई द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। आरबीआई द्वारा अप्रैल 1980 में कितने बैंकों का एकीकरण किया गया? 6 बैंकों का एकीकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा कार्य करता है? तो दोस्तों इसमें पूछा है कि नहीं करता है, तो कौन कौन सा करता है? एक तो मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में मुद्रा जारी करना, बैंकों के बैंकर के रूप में विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, आम आदमी को जमा सुविधा, ये है इसमें क्या है? गलत है। यानी आम आदमी को जमा हुई सुविधा इसमें नहीं है आरबीआई में, तो इसका कार्य नहीं है। एक सिक्के व 1 रुपये के नोट पे किसके द्वारा जारी किया जाता? तो वित्त सचिव भारत सरकार के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक इन के वितरण में मदद करता है। अन्य सभी नोट है रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं 1 रुपये के अलावा सिक्के के। अगला है, बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड जिसमें धारक को कोई वास्तविक नगद भुगतान के बिना ही वस्तुएं सेवाओं को खरीदने का विकल्प रहता है, उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड कहते हैं। परंपरागत रूप में भारत में बैंकों में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? तो दोस्तों 4 प्रकार के, चालू, बचत, आवर्ती और नियावती। अगला है, बैंकों में ऐसी वित्तीय प्रणाली जिसके द्वारा सभी बैंकों में किसी ग्राहक के खाते में अन्य बैंक से किसी ग्राहक के खाते में निधियां आहरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अनुदेश दिए जा सकते हैं, क्या कहलाता है? तत्कालिक सकल निपटान। अगला है, एसबीआई
तो डोमेस्टिक इम्पोर्टेंट बैंक का दर्जा कब मिला था? तो दोस्तों 2016 में मिला था। नोट छापने की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कब लागू हुई? 1956 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को गोरेवाला समिति की सिफारिश पर कब इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया? तो 1 जुलाई 1955 को कर दिया गया था। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई कब किया गया था दोस्तों? एसबीआई कर दिया गया था आपके 1 जुलाई 1955 को। नाबार्डा की स्थापना हुई थी आपके ग्रामीण बैंक है तो 12 जुलाई 1982 को। वृहत्तर भारत में शामिल किस दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश में 100 से अधिक संस्कृत अभिलेख प्राप्त हुए हैं? चंपाअंग। अगला है लोरो जगरंग का मंदिर है तो आपके जावा द्वीप में इंडोनेशिया। आनंद मंदिर है आपके बर्मा म्यांमार में। श्याम का वर्तमान स्वरूप क्या है? थाईलैंड है। व्यंग है, व्यंग क्या है कि जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप है। सम्राट हर्ष प्रारंभ में किसके उपासक थे? सूर्य व शिव के। हर्ष के समय किस व्यक्ति ने की अध्यक्षता में कन्नौज में विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था? यह सम्मेलन 21 दिन तक चला था। तो दोस्तों चीनी यात्री हेमन सांग। और दोस्तों 12वीं कक्षा की इतिहास बुक में ये 23 दिन दे रखा है, 21 दिन की जगह, ये भी याद रखना। प्रयाग की महामोक्ष परिषद का आयोजन सम्राट हर्ष के प्रत्येक कौन से वर्ष में आयोजन किया जाता? जिसमें हर्ष अपनी सभी एकत्रित संपत्ति को दान कर देता, यानी प्रत्येक 5वें वर्ष। विशेष वर्ष 643 में 6वीं सभा का आयोजन हुआ था जिसका प्रत्यक्ष राष्ट्रीय हेनसांग रहा था। अगला, किस विद्वान द्वारा सम्राट हर्ष को हर्षदेव कहा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्ष चरित्र में कहा गया है। हर्ष विजेता प्रशासक होने के साथ साथ एक विद्वान भी था। हर्ष ने कितने ग्रंथ की रचना की? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये तीनों रचनाएं हर्ष की है, याद रखेंगे। अगला है जयदेव के गीत गोविंद के अनुसार कालिदास और माद की भांति हर्ष भी एक महाकवि था, तो भूमिकर ने कहा है। अगला है भाग किस प्रकार का कर था? तो दोस्तों भाग एक भूमिकर था। क्या था? एक भूमिकर था। सम्राट हर्ष के समय शिक्षा का केंद्र सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा था जिसके लिए हर्ष ने 100 से अधिक गांव दान किए? तो नालंदा विश्वविद्यालय। किस चालुक्य सम्राट ने नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष को पराजित किया? पुलिकेशन द्वितीय। चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? विजयालय। अगला है वह चोल सम्राट जिसने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और कलिंग व बंगाल को जीतता हुआ गंगा तट पर पहुंचा और गंगे कोंड की उपाधि धारण की, उससे जल सेना बनाकर बंगाल की खाड़ी में बर्मा पर विजय प्राप्त की, वो थे आपके राजेंद्र फर्स्ट। तमिल भाषा में लिखित रामायण के लेखक कौन है? तो दोस्तों कंबन है। कौन है? कंबन। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक पूछे तो वो है महिर भोज। कौन है? महिर भोज। किस गढ़वाल शासक ने गुर्जर प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर अधिकार किया? तो चंद्रदेव। प्रारंभ में राजधानी वाराणसी थी, उसके बाद में गढ़वाल शासकों को काशी नरेश भी कहा गया। किस राजवंश के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों वह पाल राजवंश के द्वारा, धर्मपाल द्वारा। शिशुपाल वध रचना के लेखक कौन है? महाकवि भीनमाल जालोर। सेन वंश के दरबारी कवि जयदेव गीत गोविंद की रचना की थी। अगला है भारतीय सभ्यता व संस्कृति के संरक्षण में विशेष योगदान किन किन दक्षिण भारतीय शासकों? तो चोल शासकों का। अगला है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा के तट पर हराया था, इसका वर्णन एहलोल अभिलेख में, और एहलोल अभिलेख के रचनाकार कौन है? रवि कीर्ति। अरबी यात्री सुलेमान प्रतिहार शासक महिर भोज प्रथम के समय आया था, ये भी याद रखेंगे कि सुलेमान है वो किस प्रतिहार शासक के समय आया था? महिर भोज के समय। गीत गोविंद का रचनाकार जयदेव सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था, ये भी आप याद रखेंगे। कौन से शासक के? लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे आपके जयदेव जी। अगला है विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी ने भारत के गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो दोस्तों 1025 में। तो 16वां आक्रमण था। अब के सोलंकी राजवंश यानी कुल कितने आक्रमण किए थे? लगभग शायद तक 25 कुछ ऐसे आक्रमण किए थे। सोलंकी राजवंश के शासक भीमदेव प्रथम के समय 1025 में आक्रमण किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भीमदेव प्रथम ने महमूद गजनवी के आक्रमण से त्रस्त इस मंदिर को पहले लकड़ी का बना दिया, इसके स्थान पर पत्थर द्वारा पुनर्निर्माण करवाया था। याद रखना किसने करवाया? भीमदेव प्रथम ने।
मेवाड़ की प्रथम राजधानी पूछे तो नागदा होगी। कौन सी होगी? नागदा। हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक था। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी का है। हमीर रासो जोधराज का है, जोधराज का। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में आक्रमण किया था रणथंभौर पर। नुसरत खां हुआ, क्या हुआ? नुसरत खां मारा गया। ये आक्रमण 1301 में हुआ था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ का शासक रावल रतन सिंह था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर दुर्ग पर आक्रमण है वो 1311 में किया गया और सिवाना पर 1308 में किया गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम तो रणथंभौर हो गया, रणथंभौर के बाद में आपके कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़ वाला हो जाएगा। चित्तौड़ के बाद में आपके हो जाएगा सिवाना। सिवाना के बाद में आपके हो जाएगा जालोर। याद रखना दोस्तों, क्रम पूछा जाता है 1301, 1303, 1308, 1311। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जालोर का शासक काहनरदेव सोनगरा था। अगला है मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा किस वर्ष राजगद्दी पर बैठे? 1433 ईस्वी में। महाराणा कुंभा द्वारा मांडू के किस सुल्तान को बंदी बनाया गया? महमूद खिलजी को। महाराणा कुंभा के समय गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन था। महाराणा प्रताप का जन्म तो दोस्तों 9 मई 1540 बादल महल कटारगढ़ कुंभलगढ़ में हुआ था। यानी बादल महल में ही जनाना कक्ष है, उसमें हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा था। हल्दी घाटी युद्ध के समय मुगल दरबार का कौन सा इतिहासकार इसका प्रत्यक्षदर्शी रहा था? तो दोस्तों बदायूद्दीन। बदायूद्दीन ने हल्दी घाटी का युद्ध को कौन सी संज्ञा दी? यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अमर सिंह राठौड़ का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 12 दिसंबर 1613 को जोधपुर में। चावड़ शैली का जन्म किस शासक के शासनकाल में? महाराणा प्रताप के शासनकाल में। औरंगजेब द्वारा 1679 में जब पुणे जजिया कर लगाया गया तो मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिरोध किया? राज सिंह ने प्रतिरोध किया था। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो दोस्तों उज्जैन एमपी में शिप्रा नदी के तट पर। पाल चित्रशैली का संबंध उत्तर पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार से है। इस शैली का विषय है वो जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित है। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल ने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ बनी हुई है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अकबर द्वारा हटाया गया जजिया कर को पुणे किसने लागू किया? तो दोस्तों औरंगजेब ने 1679 में लागू हुआ। तो कौन नाराज हुए थे? आपके राज सिंह जी नाराज हुए थे। तो ये भी पूछा जाता है जजिया कर को कब हटाया? 1564 में हटाया था और औरंगजेब ने वापस 1679 में लागू कर दिया। जालोर दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं ने 10वीं सदी में करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? शाहजहां द्वारा करवाया गया। याद रखना। राणा कुंभा ने अपने जीवन काल में कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 32 दुर्गों का निर्माण कराया। ये है आपके श्यामल दास द्वारा रचित ग्रंथ है वीर विनोद, उसमें मिलता है। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? राणा कुंभा द्वारा। विजय स्तंभ की ऊंचाई आपसे पूछे तो 12 फीट 9 मंजिला है, विष्णु को समर्पित है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या अजय बागर है या शब्दकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। चित्रकला की मेवाड़ शैली में कौन कौन सी उपशैलियां सम्मिलित है? दोस्तों उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चामुंड। किस सदी को राजस्थानी चित्रकला का शून्यकाल माना जाता है? 17वीं सदी को। सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, पटुओं की हवेली तो दोस्तों कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। भक्ति आंदोलन की विशेषताओं के संबंध में कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों तो सभी भक्ति संत सगुण उपासक थे, ये गलत है। कोई निर्गुण भी था। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन में जाति भेद नहीं था, सामाजिक असमानता कृत्यों विरोध हुआ था। तो उसको कोई ऊंच नीच का भाव मानव को बराबर माना गया। तीनों इसमें से संतों ने स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिए। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है कि स्थानीय भाषा है, इस स्थानीय भाषा में उपदेश देने के कारण लोग आकर्षित हुए थे। अगला है दक्षिण भारत के शिव भक्त किस नाम से जाने जाते थे? नयनार नाम से जाने जाते थे, जिनकी संख्या थी 63। याद रखना। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को प्रचारित करने वाले वैष्णव संत किस नाम से जाने जाते थे? अलवार नाम से जाने जाते थे। इनकी संख्या थी 12 और नैनवार की कितनी थी दोस्तों? 63 थी। नयन कितने थे? नयन 63 थे और आलू कितने थे? 12 थे। कोई नाराज मत होना। संत अपायार और संबंदर, सुंदरार, मणिक्य वसागर किस वर्ग के संत थे? नयनवार वर्ग के। किस भक्ति संत को उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच एक कड़ी व सेतु के सामने माना जाता है? रामानंद को। दक्षिण भारत की किस महिला संत को दक्षिण की मीरा कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना संत अंडाल यानी आलवार। अगला है गुरु नानक जी का जन्म हो तलवंडी पाकिस्तान में 1469 को हुआ था। चैतन्य महाप्रभु तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रमुख संत थे। अगला महिला भक्त संतों
में प्रमुख सखूबाई किस क्षेत्र की प्रमुख महिला संत थी? तो दोस्तों महाराष्ट्र की। दास बोध ग्रंथ के आपके लेखक थे तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था गुरु समर्थ, और गुरु समर्थ है वो गुरु स्वामी रामदास। गुरु समर्थ गुरु राम स्वामी रामदास महाराष्ट्र के द्वारा। अगला है महाराष्ट्र के वे संत जिन्होंने जाति प्रथा का भेदभाव मिटाकर भगवान की भक्ति है, उनके प्रमुख संत कौन रहते? तो चोखा मेला वंचित कवि। अगला है दादू दयाल का देहांत किस स्थान पर हुआ? तो ये आपके संत दादू दयाल का देहांत के जो वर्तमान में दादू संप्रदाय प्रमुख केंद्र है नहराना जयपुर में है। जमुआई माता की प्रसिद्ध शक्तिपीठ जयपुर में है। महिला संत मीराबाई की सेवा करने वाला बोहरा का देहांत हो गया था दोस्तों 7 वर्ष। अब यह क्वेश्चन है वो 101% पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में। शाहपुरा बेलवाड़ा संत रामचरण जी, रेण में दयाव जी, सियातल में है से याद रखेंगे, सियातल है हरिदास जी, खेड़ापा रामदास जी, खेड़ापा रामदास जी। सूफी सिलसिला जो भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध सिलसिला है चिश्ती सिलसिला। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पे? दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे? दिल्ली में। सूफी संत चिश्ती सिलसिले की शुरुआत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में की थी। गरीब नवाज के नाम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी संत के शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। कैला देवी का मेला किस जिले में पड़ता है? करौली में। लंगूरिया गीत यहाँ का प्रसिद्ध है, लंगूरिया गीत और लंगूरिया नृत्य। कैला देवी किस राज परिवार कुल देवी है? तो दोस्तों करौली के यदुवंशी राज परिवार की। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ पे है? तो दोस्तों आपको बताना है तिलवाड़ा कहाँ पे। तलवाड़ा तो बांसवाड़ा, तिलवाड़ा कहाँ पे है? एक वाद्य यंत्र जो गोल तंबू में एक बांस फंसाकर बनाया जाता है, एक तारा। वह वाद्य यंत्र जो कवयित्री मीराबाई बजाती थी तो दोस्तों एक तारा बजाती थी। क्या बजाती थी? एक तारा बजाती थी। निम्न विशेषता किस वाद्य यंत्र की है? ये वाद्य कटे हुए तंबू से बना होता है, तंबू से, जिस पर एक सिर पर चमड़ा मर दिया, चमड़े में एक छेद निकालकर उसमें जानवर की आंत व तार प्लास्टिक की डोरी डालकर उसे सिर लकड़ी टुकड़ों बांध दिया जाता है। इस वाद्य यंत्र को हम क्या कहते हैं? भपंग कहते हैं। क्या कहते हैं? भपंग, जो विशेषकर मेव जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। भोपा जाति है वो आपके रावण हत्ता बजाती है। कालवालिया जाति का वाद्य यंत्र पुंगी है। मिट्टी से बना वाद्य यंत्र ढोलक के आकार जैसा जो भीलू विग्रासियों का प्रमुख है मांदल, याद रखना। गेर है वो मेवाड़ व बाड़मेर में। गीदड़ है वो शेखावाटी में। डांडिया मारवाड़ में। ढोल जालौर में। अग्नि जसनाती संप्रदाय बीकानेर भोवाई उदयपुर संभाग में। अब दोस्तों भीलों के नृत्य पूछे तो गेर, राई, युद्ध, दीवचक्की, घूमरार, गौरी और नेजा, ये सभी क्या है? भीलों के नृत्य हैं। वाला नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है ग्रासिया जाति द्वारा। कूद, जंवारा, मोरिया, गौर और लूर, ये किसके नृत्य हैं? आपके ग्रासियों के। और कालवेलिया का पूछे तो शंकरिया, वांगड़िया, पणिहारी और इंडोरी। कथौड़ी के मावलिया और होली। मेऊ के रण बजा और रतबे, ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है। और कंजर में चक्री और धाकड़ नृत्य। अगला है राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, कथक केंद्र जयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, रविंद्र मंच जयपुर, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात की जाए तो चित्तौड़ दुर्ग मैसा के पठार पर राजस्थान का गौरव। दुर्गों का सिरमौर चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। निर्माता वीर विनोद गिरद के अनुसार चित्रांगद मौर्य व कुमार पाल प्रबंध के अनुसार चित्रांगद मौर्य, दोनों इन 2 ग्रंथों में बताए गए चित्रांगद मौर्य द्वारा बनाया गया है। मूर्तिकला भारतीय मूर्ति यानी विजय स्तंभ इसी में स्थित है। भारतीय मूर्तिकला विश्वकोश व मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा द्वारा निर्मित किया गया था। जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित है। दोस्तों ये आपके यहाँ पे 6 मंजिला दे रखा है, कहीं सी बुकों में 6 यानी 6 मंजिला भी दे रखा है, यानी विकिपीडिया है वहाँ पे 6 मंजिला दिखाया गया है। जिज्जा शाह इसके निर्माता थे, यानी जिज्जा शाह जैन थे, व्यापारी इनके निर्माता थे। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी सबसे ज़्यादा लोग यहीं रहते हैं, ये प्रथम किला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कुंभलगढ़ तो राजसमंद झरगा पहाड़ियों पर वास्तुकार मंडन। दुर्ग के चारों 36 किमी की दीवार कितनी? 36, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस दुर्ग में कटार दुर्ग बना है जिसमें अबुल फजल ने कहा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अगला है सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग, ये बख्तरबंद दुर्ग है और बाकी सब दुर्ग नंगे, ये कहा था अबुल फजल ने इसके बारे में। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी यही है।
मेहरानगढ़ दुर्ग है वो जोधपुर में है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, चामुंडा माता मंदिर यहाँ पर गोरादाय की छतरी है, श्रृंगार चौकी है, भूरे खां की मजार आदि है वो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है, राती घाटी का किला भी कहा जाता है। निर्माता राय सिंह था, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य से कला पर आधारित है और जयमल फतेह की मूर्तियाँ जूनागढ़ दुर्ग में लगी हुई है। आमेर दुर्ग आमेर जयपुर में है, शिला देवी मंदिर है, दिल आराम बाग यहाँ पर स्थित है। जयगढ़ दुर्ग है, चिला का टीला के नाम से जाना जाता है और तोप ढालने का कारखाना विजय बाण तोप यहाँ है। नाहरगढ़ जयपुर है, माधो सिंह ने 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए, विक्टोरिया शैली में बनवाए थे नाहरगढ़ में। अजमेरू दुर्ग या अजमेर जो तारागढ़ गढ़ बीटली पूर्व का जिब्राल्टर कहलाता है, अजीराज द्वारा निर्माण करवाया गया था। 1832 में विलियम वेटिंग ने इसे एक सेनेटोरियम बनाया था। सोनारगढ़ जैसलमेर त्रिकुटगढ़ सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग 99 बुर्ज है, जिनबद्र सूरी ग्रंथ भंडार और यहाँ 2.5 शाखा हुआ था। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा दुर्ग के पास बिजासन माता का मंदिर है, बनास बेड़स मेनाल नदी के संगम पर बना हुआ है मांडलगढ़ दुर्ग, याद रखना। तारागढ़ दुर्ग जिसे तिलिस्मी किला भी कहा जाता है, प्रेतों द्वारा निर्मित किला भी और रुडियार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया था, भूत प्रेतों द्वारा निर्मित किला है तारागढ़ दुर्ग को कहा था। गर्भ गुंजन तो भी तारागढ़ दुर्ग में है। लोहागढ़ दुर्ग की बात की जाए तो इसे अभेद दुर्ग भी कहा जाता है। जवार बुर्ज जो दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। फतेहपुर का निर्माण 1806 में अंग्रेज विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बट्टेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। उत्तरी भड़ किवाड़ नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। तैमूर ने कहा कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा था। बटेर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1398 में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ आपको बताना है। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है आपके झालावाड़ वाला, जिसे दुलरगढ़ या आहू काली नदियों के संगम पर बना हुआ है। एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसकी नींव नहीं है। संत पीपा की छतरी, मेटेसा की पीर की दरगाह और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है गागरोन दुर्ग। भैंसरोड पूछा जाए तो दोस्तों यदि कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि मुझे यदि कोई जागीर की पेशकश की जाए तो मैं कौन सा गढ़ लूंगा? भैंसरोडगढ़ लूंगा। राजस्थान का वेलोर भी से कहा जाता है। सिवाना दुर्ग व सिवाना बाड़मेर में है। मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी पूछे तो सिवाना दुर्ग मानी जाती है। कुचामन दुर्ग कुचामन में है। जागीर किलों का सिरमौर कहा जाता है। वसंतगढ़ सिरोही में है। निर्माता कुंभा है। अकबर का किला अजमेर में है। इसे मेघनीस दुर्ग, अकबर का दौलत खाना एकमात्र ऐसा दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में बना हुआ है। हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति इसी दुर्ग में बनी थी, अकबर के किले में। अब दोस्तों चिक्कू गाजर आम 2013 में ये शामिल हुए थे विश्व धरोहर की सूची में 6, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे हमारा अतीत भाग 2 70-2020, ये इसी कक्षा का है, कक्षा 7 का। तो जल्दी अध्ययन कर लेते हैं। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज व पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है अभिलेखागार कहलाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में 1955 में स्थापित हुआ था। भारत का केंद्रीय अभिलेखागार दिल्ली में है। किस राष्ट्र को शासक ने हिरण्यगर्भ यज्ञ का अनुशासन किया था? दंतीदुर्ग। ये दंतीदुर्ग कौन था दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता था। एलोरा की गुफा भित्ति चित्र प्रमुख किस राजवंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट से। कुल गुफाएं कितनी है? 34, वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा का अन्य नाम वेरूल है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। 34 गुफाएं, हिंदू बुद्ध और जैन गुफाएं यहाँ पर स्थित है। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं और 1 से 12 और 17 हिंदू गुफाएं जो 13 से 29 है और 5 जैन गुफाएं हैं जो 30 से 34 तक है। अगला है रजत तरंगणी है, इसके लेखक कौन थे? कर्ण थे। तो दोस्तों एक जम्मू कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज किया था, जिस पुस्तक का नाम लेखक आपको मैंने बता दिया। 12वीं सदी का एक वृद्ध संस्कृत काव्य था। रजत तरंगणी का अर्थ है राजाओं की नंदी, यानी राजाओं का इतिहास। रचना है वो 1148 से लेकर 1150 के मध्य भारत का शक्ति का केंद्र कन्नौज किस पर नियंत्रण को लेकर किन किन शासकों में लगभग 2 शताब्दी तक संघर्ष हुआ था? गुजर प्रत्यार, राष्ट्रकूट व पाल के मध्य संघर्ष हुआ था। अंततः विजय है वो गुजर प्रत्यारों की हुई थी। भारत पर प्रारंभिक इस्लामी आक्रमण के बारे में जानकारी देने वाले अरबी पुस्तक किताब उल हिंद अलबुरीन द्वारा रची गई थी। अलबुरीन है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। पृथ्वीराज तृतीय का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय का राज्याभिषेक 1177 में हुआ था। अगला चोल शासकों के काल में मूर्तिकार किस धातु की मूर्ति बनाने में बड़े निपुण थे? तो कांसी की प्रतिमाएं। शब्दावली को पढ़े और इसका अर्थ बताइए। तो दोस्तों वेलाल क्या थे? तो वेलाल है दक्षिणी भारत के समृद्ध किसान थे। उर्द कौन थे? किसानों की बस्ती को उर्द कहा जाता था। नाडू थे गाँव का समूह, उसे नाडू कहा जाता
था। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मोद्य कहलाती थी। जो व्यापारी थे उनका संघ नगरम कहलाता था। किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि को साला भोग कहा जाता था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में उलेमा, ब्राह्मणों और जुशुइट पादरियों के साथ धार्मिक मामलों में चर्चा है वो 1570 में आरंभ की थी। अगला है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया कब सिंहासन पर बैठी थी? 1236 में। भारत की प्रथम महिला शासिका भी बनी थी। 1236 से 1240 इसका शासनकाल रहा था। अगला गैरिसन शहर से क्या आशय है? तो दोस्तों किलेबंद बसावट जहाँ सैनिक रहते थे यानी छावनी नगर। सल्तनत काल की इमारत मोट मस्जिद सिकंदर लोदी ने बनाई थी 1505 में दिल्ली में। 1524 में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित कर मुगल शासक बाबर ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार किया? इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला है मुगल काल का ऐसा शासक जिसने अपने पिता की से प्राप्त वसीयत के अनुसार अपने साम्राज्य को विभाजित किया? हुमायूं। अकबर के किस राजस्व मंत्री ने 10 साल की काल अवधि में के लिए कृषि की पैदावार, कीमतें, कृषि का सर्वेक्षण कार्य करवाया? राजस्व मंत्री टोडरमल ने। देहसाला प्रथा 1580 में लागू की गई थी। देहसाला पद्धति अकबर के काल में राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 वर्ष के लिए कृषि पैदावार का आंकलन करके निर्धारण किया था। अकबरनामा अबुल फजल का ग्रंथ है। अकबरनामा ग्रंथ है 3 जिल्द यानी 3 भागों में है। प्रथम है वो अकबर के पूर्वजों का वर्णन है। द्वितीय में अकबर के शासनकाल की घटनाएं हैं। तृतीय है वो आईन अकबरी है, वो आपके प्रशासन, सेना, बाजार नियंत्रण, पैदावार, राजस्व, वैशाखीकरण आदि का वर्णन करता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा फैजी ने किया था। शाहजहाँ के काल को भवन निर्माण या स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का शाहजहाँ के पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। याद रखना दोस्तों, तीनों एक क्वेश्चन कभी ना कभी कोई सी कोई परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों प्रथम युद्ध है वो बाबर व इब्राहिम लोदी जिसमें बाबर विजय रहा था। द्वितीय है अकबर व हेमू के मध्य, अकबर विजय रहा था। तृतीय अहमद शाह अब्दली और मराठा के बीच में, अब्दली विजय रहा था। ये डेट भी इसके सामने दे रखी है, ये भी आप याद रखना। मुगल काल में बख्शी का कार्य होता था सैनिक वेतन अधिकारी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 में बनाई गई कुतुब मीनार है वो 5 मंजिला है वर्तमान में दिल्ली में। कुतुब मीनार को पूर्ण किस शासक ने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। स्थापत्य कला के विशिष्ट निर्माण में से एक रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों रानी नथावती द्वारा बूंदी राजस्थान में बनाई गई। इसे बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है, रानी जी की बावड़ी। अगला है भगवान शिव का कंदरिया महादेव का मंदिर किन राजपूत शासकों द्वारा? तो चंदेलों द्वारा। वर्तमान खजुराहो मध्य प्रदेश में। चोल वास्तुकला का अनुपम उदाहरण राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में स्थित है, राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया। दिल्ली में विशाल जलाशय हौज ए सुल्तानी का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा करवाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। पित्रादुरा क्या है? तो दोस्तों पित्रादुरा संगमरमर या पत्थर पर रंगीन व सुंदर अलंकरण क्या है? पित्रादुरा है। दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर किस शासक के द्वारा? तो दोस्तों शाहजहां द्वारा बसाया गया था, शाहजहानाबाद। अगला है चोलकालीन कांस्य मूर्तिकला को किस तकनीक द्वारा बनाया गया? तो लुप्त मोम तकनीक के द्वारा। गिल्ड क्या है? तो दोस्तों व्यापारिक संघ है। 1337 में स्थापित। कृष्ण व तुंगभद्रा नदी के मध्य बसा हम्पी नगर किस राज्य की राजधानी है? तो विजयनगर साम्राज्य की, वर्तमान में कर्नाटक है। तो मैंने बता दिया आपको। नैनवार संख्या कितनी है? 63। ये शैव धर्म से संबंधित है। और अगला है भारत में प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर किस दार्शनिक मत के संप्रदाय थे? अद्वैतवाद। दार्शनिक भक्त रामानंद का जन्म है वो आपके प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। दक्षिण भारत की मीरा, तो ये मैंने पढ़ लिया डाल। महाराष्ट्र के प्रमुख भक्त कवि जिन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को प्रचारित किया, तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, चोखामला और सुखुबाई महिला थी। मुख्य देवता बिठो है बिठल जी, भगवान विष्णु का वारकारी कहते हैं। मुख्य केंद्र महाराष्ट्र का पंढरपुर है। पंढरपुरी चाय भी प्रसिद्ध है। संत ज्ञानेश्वर इस संप्रदाय के प्रमुख स्थान है। रचनाएं ज्ञानेश्वरी व अमूता अनुभव है। अगला सूफीवाद के ऋषि पंथ की स्थापना है वो शेख नूरुद्दीन वली ने कश्मीर में की थी। वे स्थान जहाँ सूफी संत विशेष बैठकों का आयोजन करते हैं, जहाँ भक्तगण आम लोग उपस्थित होते हैं, खानका कहलाता है। भक्त कवि आचार्य श्री तुलसीदास जी के द्वारा रामचरित मानस की रचना किस भाषा में की गई? अवधी भाषा में की गई थी। अन्य रचनाएं तुलसीदास जी की पूछे तो विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली। 16वीं शताब्दी में बंगाल के एक भक्ति संत जिन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया, चैतन्य महाप्रभु, और कीर्तन की शुरुआत हुई थी। कीर्तन यानी अचिंत्य भेदाभेद का संबंध है।
ईरानी शासक नादिर शाह ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया? 1739 में। अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? 5 बार, 1748 से 1761 तक। पानीपत का तृतीय युद्ध अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अब्दाली विजय रहा था। अगला, मुगल शासक फर्रुखीसर का शासनकाल है वो 1713 से 1719। मुगल शासक जहांगीर शाह को लंपट मुर्ग भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। अगला, हैदराबाद रियासत का संस्थापक किसे माना जाता है? निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ को। अगला है, अवध रियासत का संस्थापक किसे माना जाता है? वह शहादत खां को माना जाता है। अत्यधिक समृद्ध शाली साहूकार जगत सेठ का संबंध किस रियासत से रहा है? बंगाल रियासत से रहा है। अगला है, आमेर के किस शासक ने दिल्ली जयपुर, अजमेर, मथुरा, वाराणसी में 5 शिलालेखों का निर्माण करवाया, यानी 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया? सवाई जय सिंह ने। सबसे प्राचीन तो दिल्ली वाली, सबसे नवीन आपके जयपुर वाली, और सबसे बड़ी कौन सी है? आपके जयपुर वाली ही सबसे बड़ी है, जंतर मंतर वेधशाला। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 में की थी। 1699 13 अप्रैल वैसाखी वाले दिन है वो आनंदपुर साहिब में की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में किस शहर को अपनी राजधानी घोषित किया? लाहौर को। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का कितना प्रतिशत भाग कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था? 20%। अगला है, दक्षिण के मराठा शासन ने किस वक्त दिल्ली पर धावा बोल दिया? 1737 में, पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में। इस समय मुगल शासक थे महमूद शाह रंगीला। अगला है, दक्कन में मराठों के द्वारा भू राजस्व संग्रहणकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा किस कर के तहत लिया जाता था? सरदेश मुखी कर के तहत। जाटों का पलटो किसे कहा जाता है? वो आपके सूरजमल को कहा जाता है। शासन इनका कब रहा था? कब से कब तक? 1756 से 1763। समसभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी 1883 में। कहाँ की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। परोपकारिणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में। गोरक्षणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1882 में। अगला है हमारा पर्यावरण भाग 2 और 70 है 2020-21 वाला। तो देखते हैं जल्दी से जल्दी। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत जो वायुमंडल कहलाती है, कौन सी वायु शक्ति वायुमंडल को थामे रखती है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। परितंत्र क्या है? यानी इकोसिस्टम है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ या पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ मिलकर परस्पर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैक्कल ने पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो पारिस्थितिक शब्द तो इसने दिया था, सॉरी, और सर्वप्रथम प्रयोग है वो टांसले ने किया था। अगला है 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। 10% नियम है वो रैंडम लिंडमान ने दिया था। अगला सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र आपके महासागरों में बनता है। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है सौर्य विकिरण। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में जैव विविधता यानी पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार भी कहा जाता है, याद रखना। अगला पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। तो दोस्तों कुछ दे रखा है, जैसे कोर है, कोर मेंटल है और क्रस्ट है। तो यह आप याद रखना कि आंतरिक भाग है वो कोर कहलाता है, और ये निचली मेंटल है, ऊपरी मेंटल है, दुर्बलता है। और इन्हें आप याद रखना कहाँ से कितने किलोमीटर, कहाँ से कितने किलोमीटर तक है। यानी इसे मोह असम्मत यानी गुटनबर्ग असम्मतता है वो है कि भी कहा जाता है। अगला है आपके पृथ्वी का औसत घनत्व पूछे तो 5.517 ग्राम घन सेमी। अगला है पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है किन धातुओं से मिलकर बनाता है? निकल व लोहा यानी निफे से, यानी ये भाग है निफे से बना होता है, निकल व लोहा से। अगला है मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार की होती है? 3, आगन्य, अवसादी और कायांतरित। किन सेलों में मध्य जीवाश्म पाए जाते हैं? जैसे कोयला वाली है तो दूसरों अवसादी सेलों में पाए जाते हैं, यानी पेट्रोलियम पदार्थ में कोयला मिलता है। सलेट संगमरमर किस प्रकार की सेल है? कायांतरित, यानी चूने पत्थर से संगमरमर बनना। अगला भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीयक और तरल, PSL। अगला है गुजरात के शहर भुज में भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 को। अगला विक्टोरिया जलप्रपात किन देशों के सीमा के मध्य स्थित है? जाम्बिया व जिम्बाब्वे यानी ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। हिम के निक्षेपण विशेषता जिससे इस आकृति का निर्माण होता है हिमोड कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस वायु पृथ्वी को ठंडा होने से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वे परत जिसमें वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि की घटना है तो सौरमंडल। अगला है वायुमंडल की परत किस परत में ओजोन गैस की उपस्थिति होती है? समताप मंडल में।
पवनों के प्रकार में भारत में चलने वाले मानसून पवनें हैं तो मौसमी पवनें। आर्द्रता से आयशीय वायुमंडल में किसी समय उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। अगला है, इजराइल में मृत सागर में कितने ग्राम प्रति लीटर लवणता उपस्थित है? 340 ग्राम प्रति लीटर उपस्थित है। अगला है, विश्व जल दिवस पूछे तो 22 मार्च को। गल्फ स्ट्रीम है, महासागर चलती है तो दोस्तों अटलांटिक महासागर। गर्म धारा है कि हम्बोल्ट धारा का दूसरा नाम पेरू है, तो ये एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर चलती है। कनारी की धारा है वो आपके अफ्रीका के पश्चिम भाग में एक ठंडी धारा है। किस प्रकार के वनों को द्वितीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। साल, सागवान, नीम, शीशम किस प्रकार के वनों की श्रेणी में आते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों यानी मानसून वन भी कहा जाता है। विश्व का फलो उद्यान है वो आपके भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध के किन अक्षांशों के मध्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं? 50 डिग्री से 17 डिग्री अक्षांश के मध्य। एंडीज पर्वत है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और नवीन पर्वतमाला भी है। भारत का वह राजमार्ग जो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है वह मनाली लेह राजमार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग पूछे तो सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर व्लादिवोस्तिक। अगला है, किन अक्षांश प्रदेशों को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं? तो 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य क्षेत्र को। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, नमामि गंगे है वो 2014 में शुरू हुआ था। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सहारा रेगिस्तान लगभग 11 देशों में विस्तृत है। लद्दाख शब्द का अर्थ है, लाख का अर्थ है पर्वतीय दरा, दाख का अर्थ है देश। लद्दाख वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। रामसर साइट की यदि संख्या पूछे दोस्तों तो अभी वर्तमान में 75 है। सर्वाधिक पूछे तो तमिलनाडु में सबसे बड़ी यानी रामसर साइट का मतलब होता है नम भूमि। तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड यानी नम भूमि के संरक्षण प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान में 2, एक तो सांबर झील है, एक केवलादेव घना पक्षी विहार है। केवलादेव को 1981 में शामिल किया गया था। अगला, सुंदरवन यानी भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है और रेणुका है वो सबसे छोटा है जो हिमाचल प्रदेश में है। अब दोस्तों कक्षा 7 की यानी कक्षा 7 का हमारा भाग 2 है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं। राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल मरुस्थल है? 61 पर। तो दोस्तों कुल यानी थार के मरुस्थल का कुल कितना प्रतिशत? राजस्थान में 62%। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी वनों का क्षेत्रफल आपके 9.57 है। सर्वाधिक वन है आपके उदयपुर में, न्यूनतम आपके चूरू में। यदि प्रतिशत में पूछे न्यूनतम तो जोधपुर में होगा। राज्य में सर्वाधिक वन है आपके उदयपुर में, न्यूनतम चूरू में है। यदि प्रतिशत में पूछे जोधपुर होगा। तो जहाँ पर पशु चराने व लकड़ी काटने में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होता, अवर्गीकृत वन होते हैं। मानसूनी वनों को उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भी कहा जाता है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य आपके बूंदी में और 52वां टाइगर रिजर्व बना है और राजस्थान का चौथा बना है। और उड़न गैलेरिया सीता माता अभ्यारण्य की प्रसिद्ध है। उड़न है ये आपकी सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़, राजसमंद जिले में स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान आपरी है वो जोधपुर में स्थित है, याद रखेंगे। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में भाद्र माह के शुक्ल दशमी को भरता है। उस समय राजा कौन थे? जहाँ पर जब 363 लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, उस समय जोधपुर के तत्कालीन राजा थे अभय सिंह, याद रखना। अगला है, 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ली ग्राम में वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों राजसमंद, पाली, अजमेर जिले आते हैं। चिपको आंदोलन 1972 में हुआ था और गौरी देवी और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड व हिमाचल में हुआ था। अगला, अपिको आंदोलन कर्नाटक में हुआ था जिसका अर्थ है बाहू में भरना, अपिको का अर्थ है। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत भाग वन है? तो 9.57% है। किस प्रकार सरकारी नियंत्रण में आते हैं? पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो दोस्तों के कारण इस क्षेत्र में, तो दोस्तों ये आपके हैं आरक्षित वन। आरक्षित वनों में चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। वन 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से। आपके कंटीले वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों किन किन जिलों में? तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि कैला देवी कहाँ पे है? करौली, सवाई माधोपुर में। राष्ट्रीय मरू उद्यान जैसलमेर बाड़मेर है। कुंभलगढ़ आपके राजसमंद, पाली, उदयपुर है। फुलवारी किनाल उदयपुर में। सरिस्का आपके अलवर में है। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। वन विहार रामसागर केसरबाग कहाँ पे? धौलपुर में। राष्ट्रीय वन नीति की पूछे तो 1952 में बनी थी। काजरी की स्थापना कब हुई थी? काजरी की स्थापना केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संयंत्र की आपके 1959 में हुई थी, जोधपुर में हुई थी। अब दोस्तों खनिजों की दृष्टि से देखें तो जिन खनिजों से हमें यानी गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। ये धात्विक खनिज कौन कौन से? चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, रोकपाट, नमक, घिया पत्थर है। अब दोस्तों नत्रों की पाल या थुरुंडे क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मोरिजा बानोला ये भी लोह अयस्क के लिए। डाबला सिंगना झुंझुनू वाला लोह अयस्क के लिए। काला गुमान याद रखना राजसमंद है, पन्ने के लिए प्रसिद्ध है। सलादीपुर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिक्कर से संबंधित है, पायराइट उत्पादन होता है। डेगाना नागौर से संबंधित है, टंगस्टन उत्पादन होता है। वालदा सिरोही में है,
है, टंगस्टन उत्पादन होता है। मकरेस अजमेर में, फ्लेश उत्पादन जामरकोटरा उदयपुर, रोक फास्ट पेस्ट पलाना, बरसिक्सर ये याद रखना कपूडी बाड़मेर में है, पलाना और बरसिक्सर बीकानेर में कोयले के लिए है। जलीपा गिरिल ये कहाँ पे, बाड़मेर में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। मातासुक नागौर कोयला, मांडू की पाल डूंगरपुर, फ्लोराइट वे फास्फोरस जावर है उदयपुर में है, सीसा जस्ता की खान है। रामपुर आगूचा भीलवाड़ा में सीसा जस्ता की खान है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में सीसा जस्ता की खान है। राजमहल टोंक है, तांबड़ा ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। सरवाड़ अजमेर है, तांबड़ा व ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। अनंतपुर भूखिया बांसवाड़ा सोने के लिए प्रसिद्ध, बहुत सी वृत्तियों में पूछा गया है। गोट मांगलो नागौर में, जिप्सम जिसे हरसोट व सेलकड़ी भी कहा जाता है। जामसर बीकानेर, इसे भी ये भी जिप्सम और हरसोट के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में स्थित। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा खनिज रासायनिक उर्वरक अब्रक सीसा जस्ता चूना पत्थर रोक फास्फेट, तो रोक फास्फेट है आपके रासायनिक उर्वरक है। कोयले की 4 किस्में पूछी जाए तो एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्निट और पीट। सर्वश्रेष्ठ कौन सा एंथ्रासाइट है, राजस्थान में आपके लिग्नाइट प्रकार का मिलता है। ऐश्वर्या मंगला है, किन खनिज तेल के लिए पाया जाता है, तो दोस्तों बाड़मेर। अगला है 2 अधात्विक खनिज, तो दोस्तों जिप्सम, संगमरमर और अभ्रक अधात्विक है। बाकी देखें तो चूना पत्थर, ग्रेनाइट, ओलेस्टोन, जास्पर और ओकपास है, ये भी आपके अधात्विक खनिज है। जिप्सम है आपके बीकानेर, गंगानगर, नागौर इस क्षेत्र में पाया जाता है। बागे वाला क्षेत्र है वो खनिज तेल के लिए बीकानेर का प्रसिद्ध है। सादे वाला जैसलमेर का है, खनिज तेल का है। और जैसलमेर में रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना, 12 में अंता 12 में, और धौलपुर में आपके हो गई प्राकृतिक गैस परियोजना। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। तो दोस्तों राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र शेवर भरतपुर में है, स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। होबा जोजोबा कसी फार्म में ढंड जयपुर में है। फतेहपुर सिकरी दोनों में इजराइल के सहयोग से, किसके सहयोग से, इजराइल के सहयोग से। इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर में 1943 में। मक्का अनुसंधान बांसवाड़ा में। यांत्रिक कृषि फार्म प्रथम है वो सूरतगढ़ में 15 अगस्त 1956 को रूस के सहयोग से। दूसरा कनाडा के सहयोग से जैसर में हुआ था 1962 में। जवाहर अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर। बाजरा है बाड़मेर, खजूर है आपके बीकानेर। अगला रबी की किन फसलों के नाम पूछे तो गेहूं, चना, जौ, सरसों रबी की फसल है कि इसकी आपके बुआई पूछे तो जुलाई अगस्त में होती है। उपयोग के आधार पर फसलें खाद्यान्न और व्यापारिक होती है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है, प्रथम स्थान है। सरसों उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम स्थान है। तो सब पानी पी ले दोस्तों। मेवाड़ का प्रमुख भोजन पूछा जाए तो मक्का है। यदि उत्पादन पूछा जाए मक्के का तो चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा मुख्य थे। तो पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है, ब्यावर में स्थापित है, निजी क्षेत्र की है और शेठ दामोदर दास द्वारा 1889 में स्थापित हुई थी। गुलाबपुरा है वो सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और सूती वस्त्र में विजयनगर है वो तो विजयनगर आपके किस जिले में, अजमेर में है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को। सेज है वो आपकी सीतापुरा जयपुर में है। और राजस्थान का प्राचीन वे परंपरागत संगठित जो सर्वाधिक रोजगार देने वाला आपके सूती वस्त्र है। खादी, राजस्थान खादी व ग्रामो उद्योग बोर्ड ये क्या करता है तो दोस्तों खादी के साथ साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंध का कार्य भी करता है, ये भी याद रखना। कपास व गन्ना किस प्रकार की फसल है, व्यापारिक फसल है, यानी उष्ण कटिबंधीय रोपण फसल है गन्ना व कपास। अगला है राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना याद रखना 1974 में जयपुर में हुई थी। अगला है पहले सूत्र वस्त्र मिल आ गई वापस, कृष्णा मिल्स वाली। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा, चीनी उद्योग, इसे मौसमी उद्योग भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम आपके था, ये था कपूरी देवी और पिता का नाम था सोमेश्वर। अगला है महाराणा कुंभा का मेवाड़ पर राज्यासन राज्याभिषेक 1433 में हुआ था। सौभाग्य देवी माता थी महाराणा कुंभा की और पिता थे मोकल और संतान उदय सिंह, राणा रैमल और रमाबाई थी। कुंभा की मृत्यु है वो उन्माद रोग से हुई थी, याद रखना। अब दोस्तों 32 दुर्गों का निर्माण भी करवाया था और उपाधि आप देख सकते हैं कौन कौन सी, दान गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, नंदीकेश्वर, हाल गुरु, राव राय, रण राय, ये सभी उपाधियां हैं वो कुंभा जी द्वारा धारण की गई थी। अगला राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ पूछे, संगीत राज 5 कोशों में विभाजित है। संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, चंडी शतक, गीत गोविंद पर टीका लिखी थी। राणा सांगा का वास्तविक नाम पूछे तो संग्राम सिंह था। मारवाड़ शासक मालदेव की प्रथम विजय किसने तो दोस्तों बदराजून मानी जाती है। हसमत वाला शासक भी कहा जाता है मालदेव को। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया था, जमीन का जेवर भी कहा जाता है और जूनागढ़ दुर्ग को लालगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। राव कल्याणमल के पुत्र उपनाम राजपुताना का करण, यानी राय सिंह को राजपुताना का करण भी कहा जाता है। बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की भी रचना इन्होंने की थी।
और कलयुग का करण राव को लूणकरण को कहा जाता है। और दोस्तों राय सिंह की मृत्यु है वो दक्षिणी भारत के बुरहानपुर में हुई थी, याद रखना। अगला है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के किस दरबारी कवि के द्वारा जय सिंह चरित्र है और राम कवि द्वारा। तो मिर्जा राजा की उपाधि है किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी मिर्जा राजा जय सिंह को। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन चंद्र भद्रई और पृथ्वीराज भट्ट, याद रखना। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ हमने पढ़ लिए, उपाधियां भी हमने पढ़ ली। उसके बाद में है कि मारवाड़ के किस शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो जिसे अपने काल में 52 युद्ध जीते थे राव मालदेव। अगला बीकानेर की किस शासक को राजपूतानाकरण आपके राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। और बिट्टू सुजा ने बीकानेर के राव को लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। मुगल शासक शाहजहां के द्वारा जयपुर के किस महाराजा को मिर्जा राजा की उपाधि से, तो जय सिंह को। अगला है आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध और भाषा भूषण व प्रबोध चंद्रोदय है जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले में उत्कीर्ण राय सिंह परिस्थिति किस शासक के कार्यों को उल्लेख करती है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह का। जीजे मोहम्मद शाही, नक्सलों की गति गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण जय सिंह द्वारा करवाया गया था। बिजोलिया आंदोलन तो दोस्तों ये चला था 3 चरणों में, 44 वर्षों तक, 1897 से 1941 तक। तो ये प्रथम चरण हो गया 1897 से 1914। और बिजोलिया के 2 ठिकाने हैं जो 2 किसान प्रतिनिधि मेवाड़ के महाराणा से मिले गए थे, तो होते नानाजी व ठाकरी पटेल। बिजोलिया प्रंगने में किस राव ने 5 रुपये चौरी का लगाया, तो राव कृष्ण सिंह ने। तलवार कर है आपके पृथ्वी सिंह ने लगाया था और चंवरी कर है वो कृष्ण सिंह ने लगाया था। बोल्शविक समझौते की संख्या किसने दी थी, यानी राजता सेवा संघ और अनूप सिंह के जो मध्य समझौता हुआ था उसने अंग्रेज सरकार ने बोल्शविक समझौते की संख्या दी थी। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाई, ये घटना किस आंदोलन से, तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थी। बरड़ गांव जहाँ मुस्लिमों द्वारा यानी पुलिस द्वारा किसानों पर गोलियां चलाई गई, नानक जी भील की मृत्यु हो गई, तो बूंदी किसान आंदोलन था। माणिकलाल वर्मा द्वारा रचित ग्रंथ अर्जी। सम सभा के संस्थापक गोविंद गुरु, ये हमने पढ़ लिया। मानगढ़ की पहाड़ी है वो घटना कब हुई थी दोस्तों, 1913 में बांसवाड़ा में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र मोतीलाल तेजावत। देवल डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील संगठित करने का श्रेय आपके भोगीलाल पांड्या हरिदेव जोशी को जाता है। मीणा जाति के एक वर्ग जिसको अंग्रेजी शासन शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी चौकीदारी मीणा कहलाते थे। 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव आपके सेठ दामोदर राठी ने रखी थी। मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना जैना निवास और कृष्णा दिवस का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से है। और जयपुर प्रजामंडल 1931 प्रथम प्रजामंडल माना जाता है। जमनालाल बाजार कपूरचंद पाटनी इसके संस्थापक थे। मेवाड़ के माणिकलाल वर्मा संस्थापक थे। बीकानेर का आपके मगाराम वेद थे। बीरबल दिवस का संबंध है बीकानेर प्रजामंडल से था। किस स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जहां पर वहां की जनता तैयार हो। ये कथन आपके नेहरू जी का था। वर्धमान विद्यालय के संस्थापक अर्जुन लाल शेट्टी थे। 1911 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भूप सिंह एंड विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। अगला राजस्थान क्रांतिकारी आंदोलन भामाशाह सेठ दामोदरदास राठी का जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ था। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस का साथ देने वाले राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे, जोरावर सिंह बारठ और कुंवर प्रताप सिंह। सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन तीसरा चरण है 1923 से 1941 से। अगला है मेवाड़ के महाराणा से किसानों पर हो रहे अत्याचार की शिकायत है वो नानाजी व ठाकरी पटेल ने की थी। दोस्त अब अभी हमने पढ़ा था कि उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, फतेह सिंह। और धाकड़ जाति का नेतृत्व है बिजोलिया के किसानों में ज्यादा था। अब दोस्तों ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी। 1917 में अध्यक्ष बने थे मन्ना पटेल। बेंगू किसान आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने जांच हेतु एक रेवेन्यू कमिश्नर भेजा था, ट्रेंच कमीशन, 1923 में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। अगला है बूंदी किसान आंदोलन पुलिस के द्वारा किस क्षेत्र में किसानों को गोली चलाई गई, तो नानक भील की मृत्यु बरड़ किसान। मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ 1934 में स्थापना हुई थी। 1934 में किसकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में और स्थापना की गई। संस्थापक माने जाते हैं माणिकलाल वर्मा। अगला है 1883 में गुरु गोविंद द्वारा कहाँ पे स्थापना की गई थी, संप सभा की स्थापना आपके आदिवासियों को जागृत करने के लिए की गई थी। क्रांतिकारी अर्जुन लाल शेट्टी का जन्म कहाँ हुआ, तो दोस्तों ये इनका जयपुर में हुआ था। विजय सिंह पथिक द्वारा कब वर्धा से राजस्थान सेवा संघ है वो स्थानांतरित कर दिया था अजमेर, तो दोस्तों 1919 में तो वर्धा में स्थापना हुई थी और 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया। अंग्रेज सरकार द्वारा किस चार्टर एक्ट में दास प्रथा का उन्मूलन 1833 में। अगला है राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी व कोटा रियासत में 1832 में प्रतिबंध लगाया गया था। अगला महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला वनस्पति विद्यापीठ संस्थापक सदस्यों में से रतन शास्त्री जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। अगला है
कुछ होलियाँ दे रखी है, जैसे पत्थरमाल होली बाड़मेर जैसलमेर डूंगरपुर की है, और बादशाह हवेली है वो आपके बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर की, इलोजी की बारात बाड़मेर में, जन्म मरण परण का त्यौहार होली के दिन मनाया जाता है जयपुर में, खेजरी वर्ष की पूजा दशहरे पर, गुलाबी गणगौर नादवरा चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, गुडला है वो मारवाड़ का प्रसिद्ध है, बिना इसर की गवरिया गौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है, हरियाली तीज छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया जयपुर की प्रसिद्ध, आका तीज है वो वैशाख शुक्ल तृतीया, और कजली तीज बड़ी तीज सातुड़ी तीज भाद्र कृष्ण तृतीया बूंदी की प्रसिद्ध है, और गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, और तीज तैयार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज से शुरुआत होती है और गणगौर से समाप्त हो जाते हैं तैयार राजस्थान। जलजून एकादशी भाद्र शुक्ल एकादशी वामन एकादशी भी कहा जाता है, गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को, करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, विजयदशमी आश्विन शुक्ल दशमी, और जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, उपछठ भाद्र कृष्ण षष्ठी। इतना तेज कोई नहीं पढ़ाता, केवल मैं ही तेज पढ़ाता हूँ। राजस्थान में आका तीज अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख शुक्ल तृतीया को। मुस्लिम सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किसने लगाई, यानी किस मुस्लिम शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई, मोहम्मद बिन तुगलक अकबर द्वारा, दोनों ने है वो सर्वप्रथम में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अगला है ब्रिटिश काल में भारत के किस समाज सुधारक के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, राजा राममोहन राय। कुछ देश सती प्रथा दे रखी है, तो रोक सर्वप्रथम 1822 में बूंदी, कन्यावध पर कोटा 1833, त्याग प्रथा पर जोधपुर 1841, मानव व्यापार पर रोक 1847 जयपुर द्वारा। अगला डाकन प्रथा पर उदयपुर द्वारा 1853, बाल विवाह अनमेल विवाह कानून बना था अलवर रियासत सर्वप्रथम 1903 में, शारदा एक्ट है 1929 में बना था, बाल विवाह से संबंधित था, अजमेर के हर विला शारदा के प्रयासों से कानून बनाया गया था। अब दोस्तों कन्यावध पे हमने देखा कोटा 1833, पहली रियासत जिसने बाल विवाह पर तो अलवर हमने पढ़ा था, अलवर रियासत का। चार्टर एक्ट है तो अवैध घोषित किया था इसमें आपके दास प्रथा को 1833 के द्वारा। डाकन प्रथा है उदयपुर में 1853, ये हमने पढ़ लिया पूरा। तो 19वीं सदी में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कब खोला गया, 1819 अजमेर में। राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा 1937 में। किस वर्ष अंग्रेज शासन ने अंग्रेजी भाषा है वो राजकीय भाषा बन गई, 1835 में। लॉर्ड मेयो तो दोस्तों लॉर्ड बुर्नक द्वारा की गई थी, इसमें इनके निर्देशन में हुई थी, तो 1875 में लॉर्ड मेयो बुर्नक, इसका मैं नाम भूल गया क्या था, लॉर्ड बुर्नक ऐसा ही नाम था। तो आदिवासियों का मसीहा वागड़ का गांधी है वो भोगीलाल पांडे को कहा जाता है। राजस्थान किस स्वतंत्र सेनानी को जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, हीरालाल शास्त्री द्वारा। अगला रतन शास्त्री है, इन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया था और वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। तो किस ब्रिटिश योजना के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछी जाए 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष, और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी बैठक हुई थी जिसमें राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस तिथि को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया, संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इस यदि हमें संविधान दिवस पूछे तो 26 नवंबर को आपके 2015 से शुरू हुआ था। अगला है कुछ जैसे राजस्थान रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी, यानी एकमात्र यानी पूछा जाता है कि अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से प्रतिनिधि यानी भारतीय प्रांत का प्रतिनिधि आपके मुकुट बिहारीलाल भार्गव कर रहे थे, ये भी आप याद रखना। और शाहपुरा वाला भी पूछा जाता है गोकुलाल असावा का। अगला राजस्थान के समाज सुधारक और स्वतंत्र सेनानी जिनके द्वारा पंचीड़ा गीत माणिकलाल वर्मा। मूल संविधान पर साइन करने वाले पहले राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता उदयपुर वाले। किस वर्ष पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा बनाने की मांग की थी, 1935 में। सर्वप्रथम मांग 1895 स्वराज विधेयक बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा के सामने किस व्यक्ति ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के लिए राजस्थान के रियासतों में प्रशासन अधिकारी में से एक के एम पणिकर की रियासत से बीकानेर रियासत से संबंधित थे। दोस्तों 7वीं कक्षा की सभी है बुक है मैंने करवा दी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर